हेलो गाइस, आई दीपक चौधरी वेलकम्स यू ऑल। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो क्लास 11th का चैप्टर है उसमें हम लोग आज लेविस डॉट स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर की, जो जिनमें कुछ ट्रिक्स बताई गई हैं। उनसे क्या होता है कि उनको देख के आप कुछ ही मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाते हैं, सभी का नहीं कर पाते हैं। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो आप बाय ट्रिक से देखते हैं। तो इसलिए जो ये है, जब आज मैं आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर आप ये सोच के आए कि 2 मिनट में कुछ मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूं कि हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर सभी मॉलिक्यूल्स या आयंस का बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको पूरा कंसेप्ट सीखना है, तभी आप कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये वीडियो लेंथी होने वाला है, तो आप बिल्कुल पेशेंस से लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, फिर आप कोई भी मॉलिक्यूल या आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए जी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आपको क्या समझना है। सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको समझना है कि जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल या आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसी मॉलिक्यूल का या आयन का, तो आपको क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल या आयन में जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं उसके क्या चाहिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है जी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, दैट इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, ऑफ द एटम। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आपको जिस भी मॉलिक्यूल या आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उसके क्या चाहिए, उस मॉलिक्यूल्स या आयंस में जो एटम्स हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी आपको, या मैं ये कह दूं उनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। किसके, जो भी मॉलिक्यूल के एटम्स हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरी बात क्या है जी, इसमें जो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, जो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ये वर्क करता है ऑक्टेट रूल पे। इट वर्क्स ऑन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल पे जो ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल या आयन का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये किस पे वर्क करता है, ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आपको किसी भी एटम के पास क्या चाहिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या होता है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक्सपेक्ट, दैट इज ऑक्टेट रूल कहता है, दैट इज इट वर्क्स ऑन ऑक्टेट रूल, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स should be present in the atom। ठीक है जी, एटम में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो क्या होगा, ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। एक्सपेक्ट सिर्फ किसे छोड़ के, एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट कह लीजिए आप, एक्सपेक्ट नहीं जी। ठीक है जी, एक्सेप्ट किसे छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाता है,
सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन के जो ऑक्टेट कंप्लीट करने का जो रूल है वो क्या है, उसके पास सिर्फ 2 ही होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम फॉर विच 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो आपको ये बात समझ आ गई। सबसे पहले मैंने अभी तक लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आपको क्या बताया, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का या आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मॉलिक्यूल का जो एटम है उसके हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बात मैंने ये कही कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल पे वर्क करता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसे छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। और हाइड्रोजन एटम में हमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या समझना है, इसके बाद आप एक चीज और समझेंगे कि जो ऑक्टेट रूल है, जो ये ऑक्टेट रूल मैंने कहा कि जो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये किस पे वर्क करता है, ऑक्टेट रूल पे। तो अब मैं क्या नेक्स्ट पॉइंट में बताना चाह रहा हूं कि ऑक्टेट रूल कैन बी निग्लेक्टेड, ऑक्टेट रूल कैन बी निग्लेक्टेड फॉर सेंट्रल एटम। ठीक है जी, जो ऑक्टेट रूल है आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल एटम के लिए। अब किसी मॉलिक्यूल या आयन में सेंट्रल एटम कौन सा होगा उसकी बात जो है अभी बाद में करेंगे। पहले मैं ये बता रहा हूं कि हम ऑक्टेट रूल को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑक्टेट रूल क्या था कि एक एटम के पास क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऑक्टेट रूल को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। किसके लिए, सेंट्रल एटम के लिए। अब सेंट्रल एटम को कैसे पता करेंगे वो भी हम समझेंगे। तो हम ऑक्टेट रूल को क्या कर सकते हैं कि हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट इज अ सेंट्रल एटम should have 8 or more electrons। ठीक है जी, तो मैंने क्या बताया इस पॉइंट में कि जो आपका ऑक्टेट रूल है उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल एटम के लिए। मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम के पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, 8 से कम नहीं, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गए तो तभी तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो तब ये फॉलो नहीं हो रहा किसके लिए, सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ऑक्टेट रूल जो है सेंट्रल एटम के लिए हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या उससे ज्यादा हो, 8 से कम में बात नहीं बनेगी। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब बात ये थी कि सेंट्रल एटम कौन सी है। ठीक है जी, जो ये था ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट में मैंने ये ए पॉइंट बताया आपको, ये बी पॉइंट बताया, ये सी पॉइंट बताया मैंने आपको। ठीक है जी, तो अब जो क्वेश्चन उठता है कि सेंट्रल एटम कौन सी है, कैसे पता करेंगे किसी मॉलिक्यूल में या आयन में सेंट्रल एटम कौन सा है। तो रूल फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम, रूल फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम। कैसे पता करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सी है। ठीक है जी, कैसे पता करेंगे कि हमारी कौन सी सेंट्रल एटम है। ठीक है जी, तो इसको समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल या आयन मैंने दे दिया कि सेंट्रल एटम कौन सा है। द एटम, आप सबको पता है जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना होता है, एटम से। द एटम, अब सेंट्रल एटम का कैसे पता चलेगा, उसका मैं रूल बता रहा हूं। द एटम which is present the atom which is present in least number,
लीस्ट नंबर, जो सबसे जिसकी संख्या सबसे कम होगी, क्योंकि एटम है, जो क्योंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम से मिलके बना हुआ है भाई। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम से मिलके ही बना होता है। तो जो एटम सबसे कम होंगे, द एटम विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर, ठीक है, या हैविंग, या और कह सकते हो, और हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हैविंग या क्या कह सकते हैं, और हैविंग लार्जेस्ट साइज, और हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। तो कैसे पता करेंगे कि मॉलिक्यूल या आयन में सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है जी। तो जो एटम सबसे कम नंबर में होगा, या जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, या सबसे लार्जेस्ट साइज होगा, या सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। आपका यहीं तक ही काम बन जाएगा, लिस्ट नंबर तक। हैविंग लिस्ट नंबर है जी, यहाँ पे हैविंग लिस्ट नंबर, ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैविंग लिस्ट नंबर, या हैविंग, अच्छा ठीक है जी, यहाँ पे नंबर वाली बात हमारी हो चुकी है। हैविंग लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पर, ठीक है जी। हैविंग लिस्ट नंबर ऑलरेडी हो चुका है, हैविंग प्रेजेंट लिस्ट नंबर और हैविंग लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए क्वेश्चन ये था कि सेंट्रल एटम कौन सी होगी, या तो जो सबसे लिस्ट नंबर में होगा, या फिर जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, या सबसे ज्यादा बड़ा साइज होगा, या सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। वो आपकी क्या होगी, सेंट्रल एटम होगी। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। अगर आपको लिस्ट नंबर से नहीं पता चल रहा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता लगाना है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं पता चल रहा तो साइज से पता लगाना है। अगर साइज से नहीं पता चल रहा तो एटॉमिक नंबर से पता करना है। मोस्ट ऑफ द केस में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही पता चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज और आप ध्यान रखेंगे इसी में ही, इसमें हम और क्या ध्यान रख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो होगा आपका, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ठीक है जी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है कभी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ठीक है। तो अब कौन से होंगे सेंट्रल एटम, कौन कौन से हो सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोरीन तो नहीं होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। आपको यहां तक समझ आ रहा होगा, हाँ जी। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल एटम हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो कभी सेंट्रल एटम होंगे नहीं, और तो कौन कौन से हो सकते हैं आपका, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये सारी जो है वो क्या हो सकती है आपकी सेंट्रल एटम हो सकती है। सिलिकॉन हो सकता है आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन हो सकता है, कार्बन भी हो, कार्बन तो आपने देखा ही, कार्बन कितने सारे कंपाउंड है, सारे क्या हो सकते हैं, कैन बी सेंट्रल एटम, कैन बी सेंट्रल एटम। तो अब तक जो था हमारी क्या बात हुई है, पहले मैंने फर्स्ट रूल जो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने क्या क्या बताया, हमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के। एटम मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम से मिलके बना हुआ है, या कोई भी आयन है वो भी क्या होगा, किसी एटम से मिलके बना होगा। तो एटम के हमें कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात क्या बताई मैंने कि लेविस डॉटर स्ट्रक्चर किस पे काम करता है, ऑक्टेट रूल पे। तो जो भी मॉलिक्यूल्स में एटम होंगे उनका क्या होना चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन को आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सबको आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि ऑक्टेट रूल जो है हम
सेंट्रल एटम के लिए क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम छोड़ सकते हैं उसको। मतलब ये है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सेंट्रल एटम के पास 8 या 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं सिर्फ सेंट्रल एटम के पास, ठीक है। और कैसे पता करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है, क्या कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है मॉलिक्यूल में? तो मैंने आपको बताया जिसकी सबसे कम क्या होगी, नंबर होगा। मतलब अगर मान लीजिए 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा, क्योंकि वो किस में है, लिस्ट नंबर में है, या लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, या लार्जेस्ट साइज में, फिर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर आपको इससे नहीं पता चला नंबर से देख के, तो आप किससे देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी नहीं पता चला तो साइज से भी नहीं देख पता चला तो आप एटॉमिक नंबर से पता करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। कौन कौन से हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में हमने बात करी। अब हम किसकी बात करते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले क्या पता करना है कि सेंट्रल एटम कैसे कौन सी होगी, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट कि फर्स्टली ऑक्टेट ऑफ, जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे सेंट्रल एटम का पता करेंगे कि कौन सी। उसके बाद क्या करना है, फर्स्टली कॉर्नर ऑफ, या आप कहो ऑक्टेट ऑफ, ऑक्टेट ऑफ ऑक्टेट ऑफ ऑक्टेट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपको सेंट्रल एटम पता चल गया तो आपको क्या करना, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम्स, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम्स मस्ट बी कंप्लीट, मस्ट बी कंप्लीट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम पता करने के बाद आपको क्या करना है, जो ऑक्टेट है कॉर्नर एटम्स का, उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम पता करी, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एटम्स होंगे कॉर्नर पे, क्योंकि और भी तो एटम्स होंगे वहां पे, सेंट्रल एटम के अलावा भी और भी एटम है, ठीक है। तो जो भी एटम्स कॉर्नर पे होंगे उनका क्या करना है, ऑक्टेट को फॉलो करना। मतलब क्या कराना है, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए आपको कितने चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बात हमारी पहले ही हो चुकी है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन के ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 2 ही तो चाहिए। और कोई भी एटम होगा कॉर्नर पे तो सबसे पहले उसको फिल करना है, मतलब उन सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। उसके बाद हाइड्रोजन को छोड़ सकते हैं आप ऑक्टेट, क्योंकि वहां तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरी बात क्या बताई मैंने कि सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है जी। सेंट्रल एटम, अभी मैं ये बात हो चुकी है, सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सेंट्रल एटम कैन हैव, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल एटम के पास 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिर्फ सेंट्रल एटम के पास। कॉर्नर एटम के पास हमेशा ही 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम के पास 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाइड्रोजन के पास, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ऑक्टेट रूल उसके लिए नहीं लगता, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको होपफुली समझ आ गया। फोर्थ बात मैं क्या बता रहा हूं आपको, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है। जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहेगा। सेंट्रल एटम टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी, इन मैक्सिमम कोवैलेंसी, ठीक है जी। जो भी सेंट्रल एटम होगा वो क्या कोशिश करेगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे। कोवैलेंसी का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉन्ड बनाए, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉन्ड बनाए। सेंट्रल एटम जो है वो क्या कोशिश करेगा कि अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे। अब कौन सी सेंट्रल एटम का कितना कोवैलेंसी होगा इसको समझते हैं हम लोग। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि कौन से सेंट्रल एटम की कितनी कोवैलेंसी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ था सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन, है ना, कोशिश करता है, ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो अब मेरे पास मान लीजिए कुछ सेंट्रल एटम है, यहाँ पर मैं सेंट्रल एटम की कैटेगरी बनाऊंगा,
सेंट्रल एटम। ठीक है, यहां पर पॉसिबल कोवलेंसी, कौन कौन सी कोवलेंसी हो सकती है? पॉसिबल कोवलेंसी और मैक्सिमम कोवलेंसी, कि मैक्सिमम, क्योंकि उसी में तो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम कोवलेंसी में रहे। मैक्सिमम कोवलेंसी क्या हो सकती है उस सेंट्रल एटम की? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की। ठीक है जी, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल आप सबको पता है, ओ से मैं डिनोट करता हूं। ठीक है, तो इसके लिए जो पॉसिबल कोवलेंसी, कोवलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड भी बना सकता है, दो भी। मैक्सिमम कोवलेंसी जो है ऑक्सीजन की वो कितनी है? दो। तो ऑक्सीजन कोशिश करता है कि दो बॉन्ड बनाए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सल्फर की। सल्फर को आपको पता है एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉसिबल कोवलेंसी क्या क्या है? सल्फर दो बॉन्ड भी बना सकता है, 4B 6B। ठीक है, मैक्सिमम कोवलेंसी क्या हुई? 6। ठीक है, ये आप, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, आप बार बार बनाओगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का जो है वो एन से सिंबल होता है, नाइट्रोजन को एन से दिखाते हैं। अब नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवलेंसी हो सकती है, देखिए नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड भी बना सकता है, वो 4 बॉन्ड भी बना सकता है। पर ध्यान रखना, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावोलेंट, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता कभी भी। नाइट्रोजन 4 ही बना सकता है। तो मैक्सिमम कोवलेंसी क्या है? 4। किसकी? नाइट्रोजन की। पर नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फॉस्फोरस की। इसकी बात करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को आपको पता है, पी से दिखाते हैं। फॉस्फोरस में जो है वो कितने बॉन्ड बन सकते हैं आपके? 3 बॉन्ड भी बन सकते हैं, 5 भी। मैक्सिमम कोवलेंसी आपकी 5 हो गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कार्बन की। कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बात कहेंगे। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल कोवलेंसी भी 4 है और मैक्सिमम कोवलेंसी भी कितनी है? 4। तो कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सिलिकॉन की। सिलिकॉन को SI से दिखाते हैं। सिलिकॉन का जो है वो भी कितने बॉन्ड होते हैं? 4 ही होते हैं। सिलिकॉन के भी क्या पॉसिबिलिटी है? 4 ही होगा और 4 ही बनाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वन है हमारा वो है क्लोरीन। क्लोरीन को जो है वो Cl से दिखाते हैं। ठीक है, अब जो इसकी कौन कितने कितने बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन? 1 बॉन्ड बना सकता है, 3 5 7 मैक्सिमम। ठीक है, ये आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे। फिर जब आप बार बार स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब कैसे ट्राई करेगा वो हम जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपको 4th पॉइंट समझ आ गया। तो अब 5th पॉइंट की बात करते हैं। हाँ जी, तो अब 5th पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। 5th पॉइंट की 4 पॉइंट होपफुली आपको समझ आ गए हैं। ठीक है जी, कि सेंट्रल एटम क्या कोशिश करता है? मैक्सिमम अपनी कोवलेंसी में, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। मैंने अलग अलग सेंट्रल एटम्स बताए, कौन कितनी कोवलेंसी में रह सकता है ये मैंने आपको बताया। अगर किसी मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल का हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, इफ पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज है किसी मॉलिक्यूल पे या आयन पे और उसका हमें क्या करना है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर करना है। इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट है तो पॉजिटिव चार्ज, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, जैसे कि हाइड्रोनियम आयन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अमोनियम आयन, इस पे भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आपको किसी मॉलिक्यूल या आयन पे नजर आ रहा है, then it will be on, then it will be on, अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी मॉलिक्यूल या आयन पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, देन इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? सेंट्रल एटम पे।
सिक्स्थ पॉइंट आपको क्या समझना है, अगर नेगेटिव चार्ज है, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि नेगेटिव चार्ज कैसे कैसे हो सकता है, सल्फेट आयन, ठीक है, कार्बोनेट आयन, ठीक है, ये सल्फेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, देन इट विल बी ऑन, ठीक है, तो ये किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे नहीं है, तो बाकी कौन से एटम्स हैं, कॉर्नर एटम है, देन इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम्स। भाई या तो सेंट्रल एटम होगा या कॉर्नर एटम होगा किसी मॉलिक्यूल में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किस पे है, सेंट्रल एटम पे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो किस पे है, कॉर्नर एटम्स पे, ठीक है, कॉर्नर एटम्स पे हो सकता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज तो सेंट्रल एटम पे, नेगेटिव चार्ज तो कॉर्नर एटम पे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये नहीं भी समझ तो पॉजिटिव नेगेटिव, भाई पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे क्यों आया, नेगेटिव चार्ज है कॉर्नर एटम पे क्यों है, आपको याद नहीं करना है ये। आप अभी फॉर्मल चार्ज निकालना भी बताऊंगा, देखना वहां से आपको पता चलेगा पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंट्रल एटम पे क्यों आया और नेगेटिव चार्ज है उस कॉर्नर एटम पे क्यों आया। तो यहाँ पे जाके जो है वो मैंने क्या किया, आपको रूल बता दिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर के क्या क्या रूल होता है। अब जो है आपको क्या समझना है, कुछ कैलकुलेशन समझते हैं हम इसमें, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन रिगार्डिंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो कुछ कैलकुलेशंस को समझते हैं, कुछ कैलकुलेशंस, रूल्स मैंने आपको बता दिए, अब आप कुछ कैलकुलेशंस समझिए, ठीक है जी, कि कैलकुलेशन कैसे करनी है जब आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कैलकुलेशन में, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ठीक है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जिसको मैं किससे दिखा रहा हूँ, क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या क्या मैंने, जिस भी मॉलिक्यूल या आयन का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उसके क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्लस क्या करना है, जो जितना भी नेगेटिव चार्ज है, जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना है, प्लस कर देना है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जिसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनके क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देना है और पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देना है। स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे, स्टेप सेकंड में आपको क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालना है आपको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, इससे स्टेप 2 करने से पहले आप एक चीज और ध्यान रखें, क्या करना है आपको, जितने भी एटम्स हैं उनको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, जितने भी एटम्स हैं, मान लीजिए आपके पास H2 का आपको ड्रॉ करना है, मान लीजिए H2 का आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्टेप 1 में मैंने क्या बताया कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना, और इसका आपको क्या करना है, लेविस स्ट्रक्चर। उसके क्या सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको सेंट्रल एटम का पता करना है। अब सेंट्रल एटम कौन सी होगी, भाई दोनों ही क्या, हाइड्रोजन है तो कोई भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, दोनों हाइड्रोजन बना लेना है। ये मैंने 2 हाइड्रोजन बना लिए, और जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, तो 2 एटम्स के बीच में क्या करना है, एक एक बॉन्ड जोड़ देना है, ये कर देना है, ठीक है। आपको यहां तक तो ऑब्वियसली समझ आया होगा। मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम। अब इसमें कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2, अब कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन ही है, तो एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही होता है। भाई हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो है, तो 2 में कितने होंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कुछ ना प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है, ठीक है। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो टोटल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ गए, 2 के बराबर आ गए इसमें, ठीक है। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकाल लेना है। अब ये कैसे निकालोगे आप,
2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जितने बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, 2 से गुना कर देना जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे। जैसे कि ये था आपको, तो आपके यहाँ कितने बॉन्ड नजर आए, एक ही बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड एक है, तो 2 इंटू 1 2। तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 है। कोई और मॉलिक्यूल होगा तो ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, जो भी जैसे जैसे मॉलिक्यूल का चेंज होता रहेगा, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना है। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप, जितना भी टोटल इलेक्ट्रॉन आया है, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या था, जितना भी टोटल इलेक्ट्रॉन था Q, ठीक है, उसमें से क्या कर देना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अब इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है, ठीक है जी, हाँ जी, तो अब इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है। जब मैंने आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के रूल बता रहा था, थोड़ा याद कीजिए, जब मैं आपको रूल बता रहा था, तो सेकंड रूल आप देखिए, सेकंड पॉइंट आप देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, ऑक्टेट किसका फिल करना है, ऑक्टेट किसका फिल करना है, सबसे पहले कॉर्नर एटम्स का। जो सेकंड पॉइंट था, जब मैंने आपको रूल बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, मैंने यही तो बताया था, ऑक्टेट किसका सबसे पहले पूरा करोगे, कॉर्नर एटम का। तो इन लोन पेयर से आप क्या करोगे, दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are used to complete the octet of कॉर्नर एटम्स। जो भी कॉर्नर एटम्स होंगे उनका क्या करना है आपको, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको नजर आया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको नजर आए, ठीक है, तो ये किस तरीके से यूज हुए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे यूज करना है, या तो आप जब कंप्लीट करोगे ऑक्टेट तो एज अ लोन पेयर यूज कर लोगे, या तो कैसे यूज करोगे, लोन पेयर है, लोन पेयर की तरह यूज कर लोगे, या दूसरा क्या करोगे आप, दूसरा आप इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे यूज कर सकते हो, इसको मल्टीपल बॉन्डिंग में भी यूज कर सकते हो। मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या, एज यूज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड एज, या तो लोन पेयर की तरह यूज कर लोगे, या एज अ मल्टीपल बॉन्डिंग में यूज कर सकते हो, यूज्ड एज मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आप यूज करोगे, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग में इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये मल्टीपल बॉन्डिंग में कब यूज होंगे, पहले तो आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह यूज करने हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कॉर्नर एटम्स का। अब मल्टीपल और डबल, मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग में यूज कब करना है, तो ये भी आपको समझना होगा कि आपको कब यूज करना है। हाँ जी, तो आपको अब ये समझना है कि मल्टीपल बॉन्डिंग कब यूज करेंगे। मैंने कहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नर एटम्स के, या तो लोन पेयर की तरह यूज कर लेंगे, ठीक है, तो किस लिए यूज करेंगे हम इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम। तो जो कॉर्नर एटम्स होंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं। अब ये मल्टीपल बॉन्डिंग वाले कब यूज करेंगे, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी आए हैं, इनको कब यूज करना है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम। जो भी कॉर्नर एटम है उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मल्टीपल बॉन्डिंग और डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग को कब यूज करना है, तो नोट कर लीजिए, इसको तब यूज करना है, मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं की तरह यूज करेंगे, इज यूज्ड
जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको मल्टीपल बॉन्डिंग की तरह कब यूज करेंगे? मल्टीपल बॉन्डिंग इज यूज्ड व्हेन द octet of central atom multiple bonding is used when the octet of central atom is not complete. ठीक है जी। तो इसमें मैंने क्या बताया, देखिए जब आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लिया तो एज अ लोन पेयर का यूज हम कब यूज करेंगे? जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कॉर्नर एटम्स का। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी आपको नजर आएगा जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकाले हैं उनको हम क्या करेंगे? एज अ मल्टीपल बॉन्डिंग में यूज करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का यूज कब करना है? जब आपका क्या हो रहा होगा? सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं, सबसे पहले सेंट्रल एटम का पता करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, मैंने बताया कैसे निकालोगे। फिर आप लोन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या यूज करोगे? टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम, सबसे पहले क्या करोगे? आप कॉर्नर एटम्स जो भी होंगे उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। फिर उसके बाद किसकी कोशिश करोगे? सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने का यूज करोगे। अगर मान लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मल्टीपल बॉन्डिंग का यूज करेंगे। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाले हैं उनका किस में यूज करोगे? मल्टीपल बॉन्डिंग में। ये और ज्यादा आपको समझ आएगा जब मैं कोई लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। तो ये तो बात हो गई कैलकुलेशन की, ठीक है। अब एक चीज और कैलकुलेट करनी होती है इसमें, फॉर्मल चार्ज। किसी एटम पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकाले? तो अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की, कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाए। अभी चार्ज, क्योंकि जैसे मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट में बताया, अगर आपको फिफ्थ पॉइंट याद है कि पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो सेंट्रल एटम पे आएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉर्नर एटम पे आएगा। तो इसी बात को कौन समझाएगा? फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या है? एटम है, तो किसी भी एटम पे कौन सा चार्ज आएगा तो उस चार्ज को कौन बताएगा? फॉर्मल चार्ज। तो अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। तो फॉर्मल चार्ज F डॉट सी लिख देता हूं मैं। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, किसी भी एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा उसको कैसे निकालेंगे आप? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V डॉट ई लिख देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस आपको क्या करना है, ठीक है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये किसी भी एटम पे, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम है उस पे अगर आपको फॉर्मल चार्ज लगाना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है? फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उस एटम के होंगे उसमें से क्या करना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। और क्या माइनस करना है? जितने भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका क्या जाएगा? फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। तो होपफुली आपको फॉर्मल चार्ज भी निकालना आ गया, ठीक है जी। अगर आपको मेरा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है किसी भी तरीके से तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे इन रूल्स, कैलकुलेशन और फॉर्मल चार्ज की हेल्प से। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, इन्हीं के हेल्प से हम क्या करेंगे? लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे इन रूल के हेल्प से। तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।